कि हमारे पास दो चीज़ें हमें बहुत मारती हैं। हम पैसे को बहुत अहमियत देते हैं। हम कहाँ क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप किसी को जीतता देख के खुश होते हैं और वो आपकी औलाद होती है। बेशक ऐसी है, ऐसी। कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के बराबर दर्जा ले जाएगा इरादतन। जी। कभी किसी के साथ धोखा देने का मत प्लान बनाना। अपनी जीत को भी सेलिब्रेट करने से पहले ये देख लो कि कहीं किसी दूसरे की गलती की वजह से तो नहीं आप जीत रहे। अपनी ज़िंदगी में कौमें हटा के फुल स्टॉप लगाना सीख लें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंग डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर जो गेस्ट हैं, इंतहाई खूबसूरत शख्स, अपनी लाइफस्टाइल के वजह से जो है मशहूर भी हैं। एक बिजनेसमैन है, ना सिर्फ एक बिजनेसमैन है, फलाही कामों में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब शेख इब्राहिम साहब की, जो कि CEO हैं कैनन इंडस्ट्रीज़ की। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्र। शुक्रिया जी आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया पहले आपका, जिन्होंने इस काबिल समझा कि सर, हम आएँ जज़ाकल्लाह। और आपके साथ वक़्त गुजारें और आपसे कुछ सीखें, आपके नाज़रीन के लिए कुछ अच्छी बातें आपस में करके सर, ये उन आपकी तक पहुँचा मोहब्बत है। सकें। इंशाल्लाह हम एक बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू करेंगे जिसमें आपकी लाइफ़स्टाइल के बारे में, आपके बिज़नेसेस के बारे में और जो आप कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं और कुछ फलाही काम जो आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक डिटेल में बड़ा मज़ेदार सा सेशन करते हैं। हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएगा और मैं डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीखूँगा आपसे, क्योंकि जो आपसे गपशप हुई ऑफ कैमरा, मज़ा आया और मैंने आपको एक इंतहाई नफ़ीस जो बोलने वाला शख्स पाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी आप इसी तरह की मज़ेदार सी गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो कलमात कह दिए, मेरे ख़्याल में जब आगे जो होगा सुनने वालों की जो तवक्कुआत हैं वो मेरे से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं उनके लिए पहले से कह दूं कि ये जो मुनीर भाई हैं, इन्होंने इस कदर उठा दिया है कि अपना प्रोग्राम हिट कर देंगे। मुझे बेशक फेल कर दें। नहीं सर, देखिए ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, ये एक बिल्कुल लाइटर नोट पे होता है। हमारा व्यूज़ वगैरह या इस तरह के वो कुछ नहीं, हम होता है कि एक दिल की बात होनी चाहिए। देखिए नहीं, ऐसे पॉडकास्ट ही का जो होगा, फॉर्मेट है ना, ऐसे ही होगा। इंटरव्यू में और पॉडकास्ट में फ़र्क है। इंटरव्यू में आपके पास 10 मिनट होते हैं, जल्दी। यहाँ पे सर खुला टाइम है, हमारा अपना चैनल है, खुला टाइम है, दिल की बातें होंगी और मज़ेदार सी डिस्कशन। शेख साहब, मैं जानना चाहूँगा आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। आपने काफ़ी बात इस पे ऑलरेडी की हुई है, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि इनिशियल लाइफ आपकी कैसी थी? एक शरारती बच्चे थे या एक बड़े तमीज़दार से बच्चे? कहाँ पैदा हुए? ये थोड़ा ज़रा बताइए इसके बारे में। अच्छा, जितनी आपकी मेरी बात हुई है, इससे तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कतई तौर पे तमीज़दार इंसान नहीं था। तो शुरुआत तो जैसे काम मिडिल क्लास फैमिली की होती है वैसी ही थी। मेरे वालिद साहब से अगर शुरू करें कि जो माइग्रेटर थे, इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, उन्होंने यहाँ आके बिज़नेस स्टार्ट किया। तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। जब बिज़नेस की बात होगी तो हम बिज़नेसमैन कैसे बने। ना, एक ऐसी फैमिली जो सारी जॉब्स करती थी, उसमें से बिज़नेसमैन कैसे बन गए। तो मेरी एक फैमिली नॉर्मल, हम लोग एक इस्लामपुरा इलाका, अपने नाम सुना होगा, सांदर रोड, वहाँ के रहने वाले, पुरानी नारकली, दादा बुआ के शिफ्ट हुए, वहाँ से चेंज हो के आ गए। एक वहाँ पे स्कूल था, मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल, वहाँ पे दाखिला हुआ, मैट्रिक तक वहीं पढ़े। आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट एज वेल, तो एक एवरेज स्टूडेंट था और पढ़ाई करता था और इतनी पढ़ाई करता था कि बस पास हो जाता था। अल्लाह का शुक्र है कि फ़ेल कभी नहीं हुआ और पास ही रहा हमेशा। मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले ज़िंदगी में और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ। तो ये रही शुरुआत की ज़िंदगी। स्कूल से निकले, कॉलेज में चले गए। लेकिन जब कॉलेज में गए तो हर तरफ ब्लेसिंग्स ये थी कि जब हम, आपने पूछा शरारती थे या नहीं, तो मैट्रिक के पेपर हुए, 3 माह की छुट्टियां हो जाती थी। तो वो 3 माह की छुट्टियों में मैंने अपनी अम्मा को इतना तंग किया कि उन्होंने अब्बा को कहा कि इसको साथ ले जाओ अपनी साथ काम पे। तो मेरे अब्बा आर्टिफिशियल लेदर के इम्पोर्टर थे, तो मैं उनके साथ काम पे जाना शुरू हो गया। तो वहीं से 1988 में मैंने मैट्रिक किया जब, तो वहीं से मेरा बिजनेस लाइफ स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया, मतलब मैट्रिकुलेशन में बच्चे खेलते हैं लेकिन आप बिजनेस मैं अब्बा के साथ दुकान पे जाना शुरू हो गया। जब रिज़ल्ट आ गया, हम अब्बा की दुकान के साथ पास हो गए मैट्रिक से, तो हम कॉलेज में चले गए। कॉलेज की लाइफ स्टार्ट हुई तो थोड़ा अर्सा दुकान बंद हो गई,
लेकिन कॉलेज शुरू हो गया। सही। कॉलेज की जब पहला साल गुजरा तो फिर वो एक कमी सी थी कि कैसे कुछ कम है वाला चक्कर रहा। तो फिर हमने दोबारा वापस चले गए अब्बा जी के पास उन्हीं छुट्टियों में कि जी अब FA का पहला साल हो गया, सेकंड ईयर है, तो वो फिर छुट्टियां अब्बा जी के साथ थी गर्मियों की। उसके बाद फिर वो छुट्टियां कभी ख़त्म ही नहीं हुई। अच्छा। फिर उसी में ही FA किया, फिर उसी में से ही BA किया, और साथ साथ कभी सुबह कभी शाम, पहले दुकान या घर या जो भी जैसे भी सिस्टम सेट होता गया। उस वक़्त के 1990 से समझ लें 91 से बिज़नेस में आए थे, आज सही। 2023 है। सही। तो और शेख साहब बिज़नेस आपका करते यहाँ आ पे, रहे हैं। सॉरी आपको थोड़ा सा रोकूंगा, आपका जो ग्रेजुएशन हुई वो किस साल में हुई? ये देख लें 4 साल 93 93। 94 अच्छा, यूजली जो 93। है क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो शेख बरादरी से है, जिसको एक समझा जाता है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पे पंजाब में समझा जाता है कि एक बिज़नेस कम्युनिटी है। तो बिज़नेस कम्युनिटी होने के नाते बहुत सारे जो देखा भी जाता है, एक आम है ये कि शेखों के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा तालीम की तरफ फोकस नहीं करवाया जाता। आपने लेकिन ग्रेजुएशन भी की। देखिए, मेरे ख़्याल में ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है, मैं ख़ुद ये समझता हूँ। सही। मेरे छोटे भाई जो हैं उन्होंने मास्टर्स किया कायदम यूनिवर्सिटी अच्छा, से, MBA माशाल्लाह। किया, वो मेरे से बाद में भी पढ़ता रहा। मेरी बहनें ग्रेजुएट हैं, और मैं सबसे, मेरे ख्याल में मेरे ननिहाल में भी देखे तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अच्छा, मेरे वेरी बहनों नाइस। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स। हम बिजनेसमैन थे, तो मैंने तो अपने, वो कहना चाहिए कि अपने शौक़ की वजह से नहीं पढ़ा। अच्छा। मुझे फैमिली की तरफ से ऐसा थे नहीं वैसे था। बड़े बहन भाइयों में? मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा। तो लेकिन इसके साथ एक बात मैं आपको और बताऊँ, मेरे बच्चों ने O लेवल्स HSN से किया, और उसके बाद माशाल्लाह। वो चले गए इंग्लैंड। सही। ग्रेजुएशन के बाद मेरा बेटा, अभी मेरा छोटा बेटा जो 23 साल का है, अभी उसको 2.5 साल हो गए हैं बिजनेस में आए हुए। वेरी यानी कि नाइस। 20.5 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट करके इंग्लैंड से स्वेस से वापस भी आ गया। सही। बड़ा वाला इसी तरह 3-5 साल में, यानी कि उसने यहाँ A लेवल्स में एडमिशन लिया था, लेकिन फिर फाउंडेशन आ गई, उसने जाके इंग्लैंड से फाउंडेशन की और कैश बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन की। मुझे लोगों ने बहुत कहा, और बच्चों की भी ख्वाहिश थी कि हम मास्टर्स कर लेते। सही। तो मैंने यहाँ पे, मेरा नज़रिया ये था कि आप अगले 2 साल में मास्टर्स करते हैं, लेकिन अगर आप 2 साल प्रैक्टिकल लाइफ में जो सीखते हैं वो उस मास्टर्स से बड़ा है। जी। मास्टर्स की अगर आपने डिग्री लेनी है, तो आप किसी भी वक्त इन 2-3 साल की ब्रेक के बाद, अगर आप समझते हैं कि अब आपको अभी भी ज़रूरत है, आप इस प्रैक्टिकल लाइफ को देख लेते हैं, आपको समझ लग जाती है कि दुनिया किस तरफ चल रही है, फिर आप मास्टर्स से कुछ ज़रूर हाँ, करें। बिल्कुल। फिर आप एग्जेक्टिव मास्टर्स, दुनिया के आपके जी। पास वसाइल भी हैं, तो अब आपने ज़रूरी ये थोड़ी, आप ऑक्सफोर्ड में भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी बेशक। बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जाएं, और फिर वो जो आप मास्टर्स कर रहे होंगे, वो मास्टर्स, ये मास्टर नहीं होगा जो किताबें कर रही, वो मास्टर्स ये होगा कि आप किताबों के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होते हैं ना आप चीज़ों को। आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल लाइफ का। जी। आप अपने, जो वो टीचर जो किताब बोल रही होती है, आप उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बिल्कुल आप सही। उसको तोल रहे होते हैं, तो उस वक्त मास्टर ज़रूर कर। सही। नहीं तो ग्रेजुएशन इतनी बहुत है, और ख़ास तौर पे जब आप अब्रॉड चले जाते हैं, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ जी। रहे हैं, तो वो फिर आपके लिए एक सफिशेंट हाँ, एक्सपोजर भी मिलता है, एक आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। तो बहुत फ़र्क आपने, पड़ता है। जिस तरह आपके फादर ने आपको अर्ली एज में ही बिजनेस में डाल दिया, आपने भी अपने बच्चों को बिजनेस में डाल दिया। बिल्कुल। तो इसके, जब जाहिर है बच्चा एक, अब देखें ना 22-23 साल की जो वो एज होती है कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेने जो बड़े ज़रूरी होते हैं लाइफ के अंदर, तो आप एक तरफ से आपके पास वो लग्जरी लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि आपने तो ठीक है उस वक्त इतनी ज़्यादा लग्जरीज नहीं थी आपके पास जो आज आपके बच्चों को मिली। तो बच्चा यहाँ पे डिट्रैक भी होता है शेख साहब, तो आपने किस तरह से उनको इस चीज़ में मोटिवेट किया कि नहीं बेटा, ये जो बिज़नेस है इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों ने लेके जाना है? देखिए, ऑनरशिप देनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ की किसी को भी ऑनरशिप नहीं देंगे, वो उस पर अपनी मेहनत नहीं करेगा। सही। मेरा बेटे पढ़ के आए, तो वो आज मेरे बेटे ने एक नया पूरा अपना सेटअप, एक नया बिज़नेस, एक नया वेंचर शुरू किया। माशाल्लाह। दूसरा जो मेरे साथ आया, क्योंकि अब मुझे अपनी भी तो जगह रिप्लेसमेंट देनी है ना, बिल्कुल। तो इंसान की सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब वो अपनी औलाद को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखता है। बेशक। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप किसी को जीतता देख के खुश होते हैं, और वो आपकी औलाद होती है। बेशक ऐसी है, ऐसी है। तो आप उसको जीतना, आप चाहते हैं कि कोई और जीत जाए आपसे, बिल्कुल तो ऐसी है। वो उसके लिए फिर आपको उसको मौका देना पड़ता है।
इस तरह नहीं कि आप खुद पीछे हो जाएं, इस तरह कि आप उसके साथ दौड़ें, बिल्कुल। आप उसको उसके गिरने से बचाने के लिए दौड़ें, उसको सिखाएं, खुद अपनी गलतियां जो हो चुकी हैं वो उसके साथ शेयर करते चले जाएं। मेरा जो छोटा बेटा और बड़ा बेटा जब ये दोनों बिजनेसेस में आए तो ये पहले दिन आके कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये आके बैठ गए और सारा कुछ हो गया। जो इनके जो लर्निंग थी उसका प्रोसेस ये था कि ये जो हमारे सेल्स के स्टाफ का फ्लोर था, ये उसमें जो 15-20 लड़के बैठते थे उनमें से एक टेबल इनकी थी। अच्छा, ठीक मतलब है, आपने ट्रेडिशनल रवायती अंदाज जो होता है कि एक ट्रेनिंग का कि प्रॉपर आए, पहले नीचे मार खाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए। मेरे बेटे को, छोटे बेटे को 2 साल लगे हैं अपना कैबिन बनाने में। क्या बात है। वो 2 साल बाद अपने कैबिन में पहुंचा, 2.5 साल लग गए। इसमें बल्कि थोड़ा सा मुझे बताइए शेख साहब, ये मैं जो होती है ना इंसान की, कि मैं शेख इब्राहिम का बेटा फ्लोर पे बैठूंगा, ये कैसे सर आपने ख़त्म की बच्चों में? सर ये अब ख़त्म नहीं की, ये शुरू से ही ख़त्म करनी पड़ती है तो ख़त्म होती है। ठीक है। ये जो मैं लफ्ज़ है ना, ये हमारे मुल्क में ही सबसे ज़्यादा घुसा पड़ा है। मैं ये तबाही का मेन जरिया यही है। जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी ज़ात क्या है कि हमारे पास 2 चीज़ें हमें बहुत मारती हैं। हम पैसे को बहुत अहमियत देते हैं जी। हम समझते हैं कि हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए, हमारे पास पैसा आ रहा है और हमारी हैत चेंज होनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो हमें मारती है वो मारती है लोगों की वाह। माशरा भी हमें मारने में पूरा कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और वो उसको ज़्यादा मार रहा होता है जिसमें पहली चीज़ ज़्यादा आ रही होती है। वो कहते हैं ना, मरे को मारे शाह मुराद। तो वो हम कुछ खुद भी शौक रखते हैं जी, कुछ फिर माशरा मार देता है। बिल्कुल। जब आपका बच्चा छोटा होता है ना, आपका अपना रवैया उसको बताता है कि किसी के साथ कैसा सलूक करना है। आप अगर अपने बाप की इज़्ज़त नहीं ना कर सकते उसके सामने, तो कभी तवक्को ना रखें कि वो आपकी करेगा। आप अगर अपने ड्राइवर की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो अपने बेटे से भी तवक्को ना रखें कि वो आपकी इज़्ज़त करेगा, क्योंकि उसको वो लहजा, वो चीज़ें मिल जाएंगी। फिर जब वो लहजा और वो चीज़ें मिल जाती है, फिर वो ये तमीज़ नहीं करती कि मेरे सामने कौन है। बिल्कुल। फिर उसकी आदतें बन जाती हैं और आदतें तब्दील होना नामुमकिनात में से होता है। बिल्कुल सही। तो हमें सिर्फ ये नहीं करना होता है कि हमने उसकी उस वक़्त में जाके तरबियत करनी है, उस वक़्त में जाके उसको ये देना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम उनको पैसे की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, तो वो सिस्टम बड़ा ज़रूरी होता है। जब मैं अपने बच्चों की मिसाल में कहता हूँ कि जब वो बाहर गए और पढ़ रहे थे, तो वो एक ऐसा दौर था कि जब उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। 5 साल 16 साल के बच्चे ने अकेले रहना है, या 4 साल 16 साल के बच्चे ने, आप ये भी ज़हन में रखें, जिसने अभी पाकिस्तान में अपनी जवानी का भी सफ़र शुरू नहीं किया, नौजवानी का, तो अब वो इंग्लैंड में जाके अकेला रहेगा, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो मैं, एक बड़ा छोटा सा वाक़या, तो मैं जब बड़े बेटे को इंग्लैंड लेके जा रहे थे हम लोग पहली दफ़ा, तो हमारी टिकट्स थी, सारा कुछ था, लेकिन जब जहाज़ पे एयरपोर्ट पे जाने की बात थी तो रात मैंने अपनी बेगम को बताया कि हमारी टिकट भी नहीं है, ना तुम जा रहे हो ना मैं जा रहा हूँ, ये अकेला जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन बच्चे को ही पता था आप भी जा रहे हैं? जी, 17 साल का था वो। तो वो जब एयरपोर्ट पे मिले तो उसकी अम्मा ने कहा कि इसको समझाओ, करो ये वो सारा। वहाँ मेरा दोस्त लेने आया था उसको, उसने करना था सारा कुछ, लेकिन वो अकेला ही था ना वो। बिल्कुल ठीक है, उससे पहले तक उसने सफ़र किए थे, हमारे साथ ही किए थे, दुनिया देख चुका था, इंग्लैंड पहले भी कई दफ़ा जा चुका था, अमेरिका जा चुका था, सारा कुछ अकेले भी सफ़र कर चुका था। लेकिन ये सफ़र था रहने वाला, 6 महीने साल, दोस्त बनाने थे लोगों से। तो मैंने उसे सिर्फ इतनी बात कही थी, मैंने कहा जहाँ आप जा रहे हो वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की, सही, ना अच्छाई की और ना बुराई की, सही, दोनों ही वाफिर मिलती हैं। लेकिन मैं ये तवक्को रखता हूँ कि जब उस दिन आप वापस आओ या आप मेरी तरफ देखो, तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि या मैं आपसे नजरें ना मिलाऊँ या आप मेरे से नजरें ना मिलाओ, या मेरी इज़्ज़त में कोई फ़र्क पड़ जाए या आपकी इज़्ज़त में फ़र्क। खूबसूरत एडवाइस। बस सही। इतनी देर की गुफ्तगू थी, 5 साल की, 4, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही। सही। जब छोटा गया तो भी यही बात हुई,
दोनों पढ़े हैं, दोनों वापस आए हैं, बल्कि मैं उनको बाद में छेड़ता रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार अल्लाह के नेक बंदो, तुम इंग्लैंड में रह के आए हो, कोई साड़ी नो ही मेमनी घड़ी का, लेकिन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, उन्हें पाकिस्तान से प्यार था, उन्हें अपनी फैमिली से प्यार। सही। ये बड़ी चीज़ है, ये वापसियाँ, ये सफ़र सारे फैमिली से एफिलिएटेड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज़ तो देखें वहाँ का सुकून छोड़ के ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हर चीज़ सही है, लेकिन जो इंस्टेबिलिटी है, हर तरफ से आपको मारा मारी चल रही है, वो यहाँ जो बच्चा जब जाता है ना, वापस आता है, सबसे ज़्यादा उसको ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। हमने 2007 में नेशनैलिटी छोड़ी थी कनाडा की। अच्छा। मैंने पेपर जमा कराए थे, मुझे बड़ा शौक, मेरे कुछ दोस्त चले गए कनाडा, तो हमें बड़ा शौक हुआ, हमने कनाडा की नेशनैलिटी अप्लाई कर दी। तो हम लोग चले गए, फैमिली भी कनाडा में रहे, हम लोग वहाँ पे कुछ महीने, तो फिर वापस आ गए। तो वापस आ रहे थे जब, तो भी डिसाइड कि नहीं पाकिस्तान बेहतर है। सही। तो ये लेकिन शेख साहब नेशनलिटी क्यों छोड़ी? पाकिस्तान आ जाते तो कोई मसला नहीं। इस वक्त आपका आधे से ज़्यादा हमने अप्लाई की थी। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, 3 साल रहना पड़ता था, बेगम रहने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे ऑफ एंड ऑन जाना था बच्चे, और मेरे ख्याल में वो अच्छा डिसीजन था। सही, बिल्कुल सही। वो एक अच्छा डिसीजन था। आज बहुत सारे दोस्त वापस हैं, पाकिस्तान में हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान आते जा रहे हैं, बच्चे उनके वहीं सेटल हैं। देखिए सोच की बात है, हमारे पास अल्लाह का दिया यहाँ वसाइल, हर चीज़ मौजूद है। ये जो अभी भी लोग कहते हैं ना कि हालात अच्छे नहीं हैं जी, ख़ास तौर पे पिछले जो साल सवा साल में हमारे मुल्क के साथ हो गया जी, किसी भी वजह, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हम हर गवर्नमेंट के लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इस माशरे में वो लोग हैं जिसके एक बंदे के साथ 1000 ख़ानदान डायरेक्ट उसकी फैक्ट्रियों में पल रहा होता है। एग्रीड। मैं एक 2 मिनट में आपको कहता हूँ कि हमें लोग कहते हैं कि जी ये इसका सपोर्टर है, इसका सपोर्टर है, इसका, हम किसी के सपोर्टर नहीं होते। वजह क्या है? बिजनेसमैन की एक इंडस्ट्री है, हमारी एक फैक्ट्री में तकरीबन 800 बंदा काम करता है। सही सर 800 डायरेक्ट ख़ानदान मेरी उस फैक्ट्री से है। 60-70 बंदा, 100 बंदे का स्टाफ, 80 बंदे का स्टाफ मेरे ऑफिस में है। अराउंड 900 फैमिलीज जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, 100% डायरेक्ट है, बिल्कुल मेरे से इन्वॉल्व है। अब ज़रा ये छोटी सी कैलकुलेशन समझ, 400 के प्लस माइनसेस मेरा डायरेक्ट डीलर है पूरे पाकिस्तान में। एक बंदा एक दुकान पे अगर बैठा है तो 400 फैमिलीज वो हुई, बिल्कुल 900 और 400 1300। 1300। अमूमन हर एक डीलर के साथ एक बेटा एफिलेटेड ज़रूर होता है बिल्कुल, बिजनेस में। हाँ जी। ठीक है, तो इसको हम 800 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1500 करके छोड़ देते हैं। अब जो बाय प्रोडक्ट के सब कस्टमर्स हैं वो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1000 बंदा आप और ऐड करते हैं जो इनडायरेक्ट हमारे बिजनेस से जी, बिल्कुल। तो सर 2300 फैमिलीज हैं। 2300 को 4 से ज़रब दे दें, कम से कम नंबर रख के भी, तो कितने लोग मुझसे वाबस्ता हुए मेरी एक फैक्ट्री से? रफली 9000 के करीब। तो मेरे पे रब की कितनी बड़ी मेहरबानी है, बेशक। मेरे पे रब ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है कि मैं 9000 लोगों के साथ चल रहा हूँ। मेरे एक के लिए 9000 हाथ उठता है दुआ करने के लिए। क्या बात है। आखिर जो एंड स्टेज पे जाके भी रोटी कमाता है तो वो अपने रिस्क के लिए दुआ मांगता है कि नहीं मांगता? बिल्कुल ऐसी है। तो उसका रिस्क बिल वास्ता मुझसे मशरूत है, बेशक। और मेरा रिस्क बिल वास्ता उस 9000वें आदमी के साथ भी मशरूत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बात मेरी समझ में? जी, बड़ा खूबसूरत पॉइंट है ये। तो सर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे लिए 9000 हाथ दुआ मांगता है। क्या बात है। ये वैलिड पॉइंट मेरे पे कर्ज है तो मैं वसाइल भी रखता हूँ, सारा कुछ है, आसान सा काम करता हूँ, ये सारा पैसा समेटता हूँ, सही, जाके बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, और कनाडा, पुर्तगाल या दुनिया के किसी मुल्क की खूबसूरत सी जगह पे साल में इतने पैसे ले लूँगा कि एक अच्छी गाड़ी और शाम को बगैर किसी टेंशन के सो जाऊँ और सुबह उठ जाऊँ, और एक भी शख्स दुनिया में ऐसा ना हो
जो मेरे मरने पे रो सके और जो मेरे हंसने पे मेरे लिए दुआ कर सके, जो मेरे लिए कुछ अच्छाई मांगे मेरे रब से, बिल्कुल ऐसे। वो ज़िंदगी बेहतर है कि ये ज़िंदगी नहीं, बेहतर बिल्कुल है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसानी तो ज़रूर आ गई, हम्म, लेकिन वो वक़्त की लेकिन है। तन्हा हो गए ना आप, तन्हा हो गए। आज वो भी मेरे साथ हैं जो मुझे नहीं जानते, हम्म, जिनको पता ही नहीं शेख इब्राहिम कौन है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उनकी दुआओं में मैं शामिल हूँ, क्योंकि जब वो अपनी रिस्क की बेहतरी की दुआ मांगेगा तो अल्लाह ने तो वास्ता मुझे बनाया हुआ है, बेशक ऐसे ही है। वसीला मुझे। मैं जब अपने लिए मांगूंगा तो उसमें वो शख्स वो भी शामिल शामिल है, क्योंकि वो दुकान खोलेगा, माल बेचेगा, तो मेरे पे मेरे अल्लाह ने रहमत करनी है। नहीं, बड़ी खूबसूरत सोच है जी। तो शायद ये चीज़ें वो कहते हैं ना कि बिजनेस का आप देख तो लेते हैं, हम कहते तो देते हैं ये यहाँ पहुँच गया, ये इतना अमीर हो गया, इसने इतनी फैक्ट्री बना ली, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई इस तरह की सोच ज़रूर होती है। शेख साहब, ये बताइएगा कि 2 मरले के घर से 6 कनाल का जो सफ़र था, ये कितना आसान था, ये कितना मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं जी नहीं जी, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए होंगे, इनके तो लाइफ में हर चीज़ रंगीन है, कोई मसला नहीं है। ख़ास तौर पे मैं आगे जाके आपके लाइफस्टाइल की भी बात करूँगा। आप माशाल्लाह जो है ना डायमंड की आपने कोका भी पहना हुआ है और घड़ियाँ वड़ियाँ भी उस तरह की, और फिर वो आप और भी काफ़ी चीज़ें पहनते हैं। तो लोग समझते हैं यार इनकी तो हर चीज़ रंगीन है। तो इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा, कितना ये इस आसान है? रंगीन चीज़ों के पीछे ना सारे का सारा, और इस खूबसूरत ज़िंदगी के पीछे घूम के, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा वो 9000 हाथ शामिल है, जी। और उन हाथों में 2 हाथ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो 2 हाथ हैं, एक मेरे अब्बा का, एक मेरी अम्मा का। माशाल्लाह। शुरुआत ज़िंदगी हमारी जो है वो यहीं पे ही है। हम्म, हमारी ज़िंदगी का अगर मुझसे कुछ सवाल पूछे कि हासिल क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये जो 2 हस्तियाँ हमारी ज़िंदगी में हैं, यही हमारा हासिल थी। अगर ये हमारे माँ बाप ना होते तो शायद हम इस काबिल भी ना होते, सही। क्योंकि उन्होंने जैसे हमें तरबियत दी, जैसे हमें पाला। मेरे जो फादर थे वो अल्लाह जन्नत नसीब करे 2020 में कोविड में फौत हो गए। तो वो इंतहाई डिफरेंट इंसान थे, आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ थे। वो जब माइग्रेट करके आए तो 4 साल के थे, 3-4 साल के। तो हमारी फैमिली में लोग नौकरी करते थे। मेरे बड़े ताया ने कारोबार शुरू किया, अब्बा उनके साथ मिल के बिज़नेस शुरू किया। बड़े छोटे लेवल पे चमड़े की कचरों का कारोबार शुरू किया था। चमड़ा मंडी, ये चैमलैन रोड पे, वहाँ पे उन्होंने ग्वाल मंडी से आके वहाँ पे काम शुरू किया। आज भी वो जगह दुकान उधर से गुजरने स्मेलें भी आती हैं, हमारे पास मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ से वो ज़िंदगी का उन्होंने सफ़र शुरू किया, और जो सफ़र शुरू किया उसमें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके अडॉप्ट किए। मैं आज आपके लोगों से भी शेयर करता हूँ। ज़कात हम पे फ़र्ज़ है, बिल्कुल 2.5% की। जी। सदका इखलाकी तौर पे, माशरती तौर पे ज़रूरत है हम पे, वो भी एक तरह से ज़रूरी है। सही। मेरे बने एक और चीज़ अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की, पार्टनरशिप। सही। अपने रब के साथ। क्या बात है। उन्होंने जो कमाया उसमें से एक हिस्सा देते चले गए। माशाल्लाह। जब वो देते चले गए तो 1 रुपया दिया तो 70 रुपये तो आने ही थे। वादा है। जब आप ये सोच लें कि मैंने लाख दे दिया तो 70 लाख तो देगा ना। जब आपने 70 लाख ही दे दिया तो फिर आप काउंट ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो इसलिए जो वो दे रहा है उसमें उनका ये वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, ख़ास तौर पे नए एंटरप्रेन्योर्स को, कि जब अपनी कैलकुलेशन किया करें तो उस पर सारे खर्चे डाला करें। ठीक है। एंड में जाके जो अपने हिस्से का प्रॉफिट निकल आए, उस प्रॉफिट में से पार्टनरशिप कर लें अल्लाह के साथ, उस प्रॉफिट में से। ये नहीं कि आपने अपना एक्सपेंस बनाना है कि जी आप अपनी कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें आपने एक्सपेंस डालते हैं, तो आप कहते हैं कि ये 2.5% मैंने अल्लाह की राह में दे देना है, 5% दे देना है, 10%, 4%, जो भी आपकी सोच है, 1% एक्सपेंस में नहीं देना। सही। जो अल्लाह ने आपको नफ़ा दिया है उस नफ़े में पार्टनरशिप करो ना, जिस साथ दुनियावी पार्टनरशिप होती है। हाँ, जो अपने हाथ आ गया कि यार 10 लाख लगाया था, 2 लाख रुपए बच गया, खर्चे निकाल के सामा। अब उस 2 लाख में से हौसला करो कि 50,000 दे दिया अल्लाह तेरे लिए,
क्या बात है। फिर बात क्योंकि बनती वो देना जो एक्सपेंस की आपने बात की ना, वो तो आप एक्सपेंस में डाल देते हैं, मसला नहीं, लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये देना वाकई एक जिगरे का काम होता है। आ गया ना आपके हाथ में, अब तो मेरा सारे खर्चे भी दे दिए, ABC एक्सपेंस सब अदा हो गए, अब ये मेरा। सही। तो जब ये सोच हमें मिली थी और ये जो सफ़र रहा, तो फिर ये 2 कनाल 13 मरले और 60 मरले और 120 मरले, फिर ये मायने नहीं रखते। माशाल्लाह। तो आपने भी कंटिन्यू रखा इसी सोच को जो आपके फादर ने दी? मेरे ख्याल में हम तो कोशिश करते हैं, मेरा सोच भी ये और मेरी रब से दुआ भी है। मेरी माँ तो दुआ भी एक ही देती है हमें, कहती है रब मेरी औलाद को बेहिसाब दे और बेहिसाब देने वाला बना दे। माशाल्लाह। तो ये जब ऐसी दुआएं और ऐसी सोच आपके साथ हो तो फिर सफ़र खूबसूरत ही रहते हैं। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती आदमी, उन्होंने ये जो एम्पायर खड़ी की वेस्पा स्कूटर से लेके चलने वाला सफ़र जो था, ये एक्चुअली 95 में चेंज होना शुरू हुआ। ठीक है। 97-1 में हम, मेरे वालिद बिज़नेस में स्टैंड कर गए हुए थे, अच्छे बिजनेसमैन बड़े बन गए थे, लेकिन ढाका में बहुत अच्छा बिज़नेस था, तो ढाका फॉल हुआ, तो उसके बाद बड़ा नुकसान हो। सही। तो दोबारा से एक तरह से फिर वो कहना चाहिए कि दोबारा पैदा हुए 1972 में 73, मेरे खुद ईयर ऑफ बर्थ 73। तो फिर वहाँ से चलते हुए वालिद साहब ने जो सफ़र किया, फिर मैंने आपको बताया 91-92 से मैं प्रॉपर बिज़नेस में हूँ, 90 में आ गया था, लेकिन 91-92 से प्रॉपर बिज़नेस में हूँ, उसी के साथ पढ़े। फिर मेरे छोटे भाई 96 में ज्वाइन किया, 95-96 में। तो उसके बाद फिर चलते चलते हम लोगों ने एक फैक्ट्री लगाई, ये जो कैनन फॉर्म इंडस्ट्रीज़ है। फिर उसके बाद कैनन थर्माटेक के नाम से प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, फिर कैनन फर्नीचर के नाम से कैनन फर्नीचर्स, फिर एक हमने कैनन क्रीशिया के नाम से स्प्रिंग मैट्रेसेस की। फिर अब मेरा बेटे ने लगाया है यूनिट शेडियो के नाम से, शेडियो बाय शेख फर्नीचर, पाकिस्तान का अपनी नौयत का डिज़ाइनर्स स्टूडियो फर्नीचर का बनाया है पहला। तो ये अब चीज़ें चल रही हैं। सही। तो इसमें आपने फिर जाहिर है आप 2 तरह के बिजनेसमैन हमारे यहाँ नज़र आते हैं कॉमनली। एक हैं जो अपने लाइफस्टाइल को जैसे जैसे अल्लाह उनको नवाजता है वो अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हैं। दूसरे वो कहते हैं नहीं यार बस ठीक है जैसा चल रहा है ऐसे ही रखो, ठीक है एक दौलत आती जा रही है उससे एसेट ख़रीदते जाओ। आपने लेकिन अपने लाइफस्टाइल पे भी बड़ा फोकस किया, इसके पीछे क्या रीज़न थी? नहीं, मैं दूसरे वाली चीज़ पे अमल करता हूँ। देखिए बात बताए क्या है, वो मुझे जितना इल्म है कि अगर अल्लाह ताला आपको दे रहा है तो आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पे भी पता लगना चाहिए। बेशक। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप के पास हो तो बहुत कुछ लेकिन आप फ़कीर हो, आपकी शख्सियत पे उसका असर ना हो। सही। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे उनके साथ उठना बैठना, और अल्लाह का शुक्र है कि उनके लाइफस्टाइल्स बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लाइफस्टाइल्स बहुत बुरे हैं जी। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने अच्छा लाइफस्टाइल अगर अडॉप्ट नहीं किया तो ये भी अल्लाह के दिए हुए की नाशुक्री है। बेशक। बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको कुछ नहीं देगा, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो वो कुछ नहीं देगी, वो शायद आपकी औलाद को भी कुछ ना दे। ऐसी है। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनके दादा ने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई थी, आज वो खुद मरने वाले हो गए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ वहीं की वहीं हैं। तो वो 100 करोड़ या 50 करोड़ या 70 करोड़ की अगर वो खरीदी, 10 लाख की खरीदी थी, आज अगर 1 अरब की हो गई है तो उस 1 अरब का क्या फ़ायदा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर उसकी जगह वो दादा अच्छी ज़िंदगी गुजारता, अच्छी जगह पे रहता और अच्छा घर बनाता अपना, तो ख़ुद भी अच्छा जीता, अच्छा फलाह में खर्च करता। जी। ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपने, मैंने वही बात कही ना कि जब आपको अल्लाह ने नफ़ा दिया तो उस नफ़े में से खुद पे लगा के अगर अल्लाह की राह में दे देते हो तो आपने पाक तो किया ना अपने माल को, आपने ज़कात भी अदा की, सदका भी अदा किया और आपने अल्लाह की राह में भी दिया, तो फिर आप पे अपने पे लगाने का कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्टी ने क्या कर देना है आपको, बॉस कुछ नहीं करती। सही। तो अच्छा। मेरा जो लाइफस्टाइल के बारे में बात मेरी रहेगी, मेरा लाइफस्टाइल के बारे में कॉन्सेप्ट यही है कि अगर रब आपको दे रहा है तो आपकी शख्सियत पे, आपकी चीज़ों में उसको नज़र आना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, अब एक कहा जाता है कि अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना, एक चीज़ फिर इसमें आ जाती है कि थोड़ा ज़्यादा ही शेखी में चले जाना, कि आप ऐसी चीज़ें करें कि जो दिखावे के हद तक हों सिर्फ। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी वो थोड़ा अवॉइड करती है, और ये अच्छी चीज़ भी है, करना भी चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। आप
किसी 20 साल पुराने, 50 साल पुराने, 60 साल, 2005 से पहले के बिजनेसमैन को उठा के देखें, आपको ये फ़र्क पता लग जाएगा। सही। उनके यहाँ कोई नुमाइश नहीं होगी। हमारे माशरे में 2 तरह की तब्दीलियाँ आई हैं। 2003-4 के बाद हमारे माशरे में एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस आया। जी। ये नया बिज़नेस डेवलप हुआ था, उससे पहले हाँ तक जी। ये बिज़नेस नहीं था। इस बिज़नेस ने लोगों को मल्टीप्लाई किया और एफर्टलेस मनी दिया। ट्रू। जो बिजनेसमैन होता है ना, आप आज मैं खड़ा हूँ, आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लें, मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैनों को जानता हूँ, तो उनकी ज़िंदगी का टाइम कहाँ से शुरू होता है। उनकी अंकल की उम्र होगी 70 साल, अंकल की उम्र होगी 65 साल, 72 साल, तो आप उनके साथ टाइम गुजारें तो वो सुबह 8 बजे वर्किंग पोजीशन पे होते हैं। बिल्कुल। शाम को 8 बजे भी आप उनके साथ बैठे हैं तो उनका दिमाग वर्किंग पे होगा। ठीक है, वो एफर्ट वाला बिजनेस कर रहे हैं। सही। वो इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, ऐसी ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं जिसमें 8-8 हज़ार बंदा मुलाजिम है। ऐसे ही है। ठीक है, अब मेरे लिए अगर 8,000 बंदा 9,000 दुआ मांगता है तो उसके लिए 64,000 बंदा दुआ मांगता है। बिल्कुल ऐसे उसके ही। लिए 1,00,000 बंदा दुआ मांगा। वो लोग काम कर रहे हैं, वो एफर्ट वाला है, वो फजूल खर्च कभी भी नहीं हो सकता। सही। उसकी बेगम, उसकी बेटी, उसकी बहू कभी पैसे को आग नहीं लगा रही हो, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं। ये जो आप आग लगती देख रहे हैं, जो आप माशरे के 2 हिस्सों में बराबर, एक आप जिसको माशरे, यार देखें, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त चंद ख़ानदान अमीर थे जी। उस वक्त ये क्यों आपको तबकाती निज़ाम नज़र नहीं आता था? ये 70-71 तक, 72 तक, 82 तक, 95 तक, सन 2000 तक आपको क्यों नहीं माशरे में तबकाती निज़ाम नज़र आता था कि अमीर और गरीब का इतना बड़ा फ़र्क आपको इस माशरे में क्यों नहीं नज़र आता था? सही। ये माशरे में इतना बड़ा फ़र्क और ये जो इखलाकी गिरावट आई है, ये आसान पैसे की वजह से आई। जब आपको एफर्ट, देखिए, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी, आपने फ़ाइल ख़रीदी 10 लाख रुपए की, अगले दिन आपने 11 लाख रुपए की बेच दी या 11.5 लाख की बेच दी, आपको 1.5 लाख रुपए आया 24 घंटे में या 5 दिन में। जी। क्या बिजनेस में ऐसे आ सकता है? आप भी बिजनेसमैन हैं। कभी भी नहीं, जूते घिस जाते हैं सर। ठीक है ना? तो जब आपने कमाया इतनी मेहनत से होगा, आप उसको खर्च करते हुए उतना ही सोचें। बिल्कुल। लेकिन जब आपको इतना जल्दी गया और आप अगले दिन ये सोचते हैं कि फिर मिल जाएगा 4 दिन बाद फिर मिल जाएगा, तो आप उसको खर्च कर रहे होते। ये इस चीज़ ने ना हमें एक दिहाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया जी। दूसरी जो हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई है कि हमारा माशरा जितनी तेज़ी से तब्दील हुआ है, उतनी तेज़ी से इस माशरे को ज़िंदा रखने वाले फंडामेंटल्स, लॉज और जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो नहीं पूरी हो सकी, और उसी तरह से हमारे कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हो सके। माशरे को ज़िंदा रखने के लिए 2 चीज़ें साथ साथ चलती हैं, माशरे की अखलाकी और माशरती और इम्प्रूवमेंट जी, और दूसरी हमारी लॉ, जिसका काम गवर्नमेंट है जी। इखलाकियात हमारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हमारे घर देते हैं। जो लॉ में हमारी अमेंडमेंट्स हैं वो हमारी हुकूमतें देती हैं। हम इत्तेफाक से दोनों तरफ से मार खा गए। बिल्कुल। हमने जो हमारे इखलाकी इंस्टीट्यूट थे, जिन्होंने असल में हमें इखलाकियात देनी थी, उन्हें हमने इतना कमर्शलाइज्ड कर दिया है कि आज आपकी तालीम जो है वो 1000% कमर्शियल बेसिस पे है। टोटली एग्रीड। आपने तालीम को सिर्फ और सिर्फ कमाई का ज़रिया बना दिया, बेचने का ज़रिया बना दिया। वो आपने अपना पूरा सेगमेंट उस तरफ का पूरा बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ जो आपके कानूनी मामलात थे, उनमें वो लोग आ गए जो वो इस इजी मनी से आ रहे थे, उन्होंने उस मनी को सिक्योर करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने सिक्योर करना है तो वो सबसे पहले उस चीज़ को सिक्योर करेंगे जो उनके फ़ायदे में जाएगी। बिल्कुल। आज भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट और सारा ये, आप अभी आपसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान से बहुत सारी दुनिया मूव कर रही है। जी जी, ठीक है। आप मुझे एक बात बता दें, कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री बंद करके दौड़ गया? बिल्कुल। आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी का डायकॉन, कोई आपका ऐसा प्रॉपर्टी वाला बंदा डबल ड्यूल नेशनलिटी के बगैर है ही नहीं। ऐसे ही है। उसके लिए आसान है ना, देखिए, उसने काम नहीं करना, उसको 3 साल कनाडा में रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल। वो 15 दिन के लिए आएगा, उसकी प्रॉपर्टी है बिक रही है, प्रोफाइलें उसने अपने नाम की हुई हैं या किसी के नाम है,
मैं तो अभी थोड़े दिन पहले भी FBR बैठा हुआ था, तो मैं चीख रहा था, मैंने कहा नॉन फाइलर का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, एक शख्स है वो उसने 10 ट्रांजैक्शन कर दी हैं एज अ नॉन फाइलर, 10 ट्रांजैक्शंस के बाद भी वो नॉन फाइलर कैसे रह सकता है? उसका कैपिटल गेन हो रहा है, उसने टैक्सेस दे दिए हैं आपको, नॉन फाइलर के टैक्सेस दिए हैं, उसको नेट में तो लेके आओ, पता तो लगे उसके इसके अलावा और क्या कुछ है। जी बिल्कुल। वो तो हो सकता है कि सिर्फ 10% इक्विटी का अपना नॉन फाइलर के तौर पे आपको दिखा के उस पर टैक्स देता जाए, और बाकी 90% पे वो नॉन फाइलर पे भी फॉल ना करा रहा हो अपने आप। हाँ, ऐसा ही है। आप हम मुल्क को, हम माशरे को उस तरफ डेवलप नहीं कर पा रहे जिस तरफ एक्चुअली इस वक्त माशरे को चले जाना चाहिए था। बिल्कुल शेख साहब, देखें ना पिछले 20 साल में मुझे बता दें कौन सी नई इंडस्ट्री लगी है, कौन सा एक नया बिजनेस टाइकून पैदा हुआ है पिछले 20 साल में? कोई नहीं। सारे सबकी रूट्स आपको मिलेंगी इजी मनी के साथ, जबकि जिन वक्तों में आप लोगों ने ये एम्पायर्स खड़े किए हैं वो मुश्किल वक्त था। आज तो डिजिटल का दौर है, हर चीज़ ग्लोबलाइज्ड है। आपको यहाँ बैठ के USA की किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है कि उसकी सक्सेस स्टोरी क्या थी, यहाँ बैठ के पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी कोई आपको बड़ा टाइकून नजर नहीं आ रहा। 20 साल की बात की है ना, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। आप भी पढ़े लिखे आदमी, मेरे से ज़्यादा पढ़े हैं, मेरी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। पाकिस्तान में रिसर्च कीजिए कि भट्टो साहब के बाद कोई नया बड़ा यूनिट लगा है? नहीं लगा। कोई रेवोल्यूशनरी कदम उठाया गया इंडस्ट्री के लिए, कुछ किया गया? हमने, मैं बड़ी माजरत के साथ, ये सियासी बात नहीं है, लेकिन चूंकि एज अ बिजनेसमैन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक एनालिसिस है जो गलत भी हो सकता है। जी। मेरा एनालिसिस ये है कि भट्टो साहब ने जो नेशनलाइज किया था हमारी इंडस्ट्री को, उसके बाद हम अपने मुल्क को एक ऐसी दलदल में फेंक दिया है कि जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल, हर इदारा देख ले नीचे की नीचे ही है। हम इतने शेकी हो गए कि हम दिहाड़ियों पे चले गए। हमने कहा कि जी ट्रेडिंग कर लो, हमसे कुछ छीनेगा तो नहीं, पैसा हमारे पास आ जाएगा, पैसा हमारे पास ही रहेगा। लोग इतना डर गए कि वो इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, आप ट्रेडिंग कंट्री बन गए। ट्रेडिंग भी नहीं, मैं तो बोलूँगा शेख साहब जुगाड़ू कंट्री बन गए। हर चीज़ में जुगाड़ है। चलें, ट्रेडिंग में भी जुगाड़ का वर्ड आपने ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ कह दिया। मैं इसको कुछ अभी मैं अगली जो बात करने लगा था कि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब ये आज से 4-5 साल पहले मुझे एक मीटिंग में बैठा था मैं ऐसी एक जगह, तो वहाँ हम बैठे हुए थे, तो पानी पड़ा हुआ था, मिनरल वाटर, तो वो इम्पोर्टेड पड़ा हुआ था टेबल पे, और सरकार की मीटिंग थी, तो बचत पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा सर हम ये देखें कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमने यहाँ सूफी का या ऐसी किसी कंपनी का पानी नहीं रखा हुआ जो पाकिस्तान में बना हो। हम पानी भी वो रख के पी रहे हैं जो बाहर से आया हुआ है, और इसके पैसे बाहर चले जाने। ऐसे ही है। हम सूफी को क्यों नहीं प्रमोट करते? हम पाकिस्तान में बनने वाली पानी को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? हम गोर में क्यों नहीं पी सकते? हमने स्टेटस बना लिया वहाँ पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है कि यार अब देखिए ना, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ये देख लिया कि गोर में आया, उसे मास प्रोडक्शंस की एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ले आया। जब उसने महल्ले में उन्होंने हर जगह, एक दौर था, ये मेरी देखी हुई बात है ना, गोर में मेरे सामने आया, मेरे सामने उसने माशाल्लाह तरक्की की, और उन्होंने वो एक दौर था कि लोगों के घरों में जाते थे ना, तो वो बड़े फ़ख्र से कहते थे गोर में का पैटिस। अब लोगों ने ये कहना छोड़ दिया क्योंकि अब गोर में बहुत फैल गया। वो कहते हैं अब हर एक गोर में ले लेता है, तो ऐसे ही गोर में नहीं लेना। हाँ ऐसे ही है। अच्छा, अब जलाल संद आ गया, केक सन बेक्स आ गया, अब उनको भी छोड़ दिया। अब वो बताते हैं कि जी ये डिज़ाइनर, ये स्पेशल वो मैडम है, ये उस शेफ से, ये वहाँ से आ रहा है। भाई क्यों अपने आप में, हम इंग्लैंड में घूमते हैं, हम अमेरिका में घूमते हैं, हम दुनिया जहान में घूमते हैं, जाते हुए रोड साइड बेकरी से पफ भी लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, शौक से खाते हैं, स्टारबक्स की कॉफ़ी भी पी लेते हैं। स्टारबक्स तो वहाँ पे मास की प्रोडक्ट है यार। यहाँ टिम हॉर्टन आया, लोगों ने लाइनें लगा ली हैं। मैं जब से पाकिस्तान में आया कॉफ़ी का मग नहीं वहाँ से खरीदा जाए, और जबकि टिम हॉर्टन सबसे सस्ती कॉफ़ी कनाडा में समझी जाती है, इस वजह से चलता भी रहता है। ठीक है, नौकरी पेशा आदमी सुबह क्लर्क भी, चपड़ासी भी, वॉचमैन भी, हर कोई वहाँ से जाता हुआ कॉफ़ी लेके पीता हुआ अपने ऑफिस जा रहा होता है। यहाँ पे आप उसको एलीट बना दिया होगा। क्या आपको लगता है ये स्टेटस सिंबल की वजह से हो रहा है? देखिए ना, मैं यही बात एक्चुअली मैं एंड यही करने लगा था कि बुराई क्या है कि दूसरे का मास प्रोडक्शन जो है, जो उसके लिए नीचे है, आपका वो स्टेटस सिंबल है। और जो आपका यहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी है वो आपके लिए बुराई हो गई है यार।
वो आपके लिए कम हो गया। क्यों? अपने कम से कम अपने म्यार को तो एक जैसा रखो। जो उसके लिए सोच रहे हो वही अपने मुल्क के लिए भी सोच लो। यही तो बदकिस्मतियाँ हैं कि जो हम उनके साथ कंपैरिजन में जाते हैं तो वहाँ के टेम मॉडलिंग हम बड़ी से देते हैं, या कि गोर में कहते हैं जी ये तो ग्वाल मंडी की बेकरी होगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा शेख साहब, इस पे बल्कि मैं ये आपकी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी पूछना चाहूँगा। मेरा ये एक नाक़िस सा एनालिसिस है कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई बिज़नेस बड़े लेवल पे पहुँचता है ना, उसकी क्वालिटी क्यों गिर जाती है। अब जैसा गौरमेंट की आपने बात की, यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन जेन्युइनली मैंने फील किया है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी कम हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें जलाल सन के साथ या बाकियों के साथ, कम हुई है क्वालिटी। ये जो मेरी प्रोडक्ट है ना, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। हमारी प्रोडक्ट में ऐसा हो नहीं सकता है। सही। उसकी वजह ये है कि केमिकल फार्मूलेशन है, ये केमिकल रिएक्शन से फॉर्म बनता है, ये चिप बोर्ड बन रहा है, इसने केमिकल एक खास हद पे जाके ही ठहरना है, इसमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक इसकी जो हार्डनेस है वो आनी है। ठीक है। तो इसमें तो ये प्रोडक्शन थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इसने आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सही। ठीक है। ये कप है, इसकी अगर आप क्वालिटी कम कर देंगे तो ये ट्रेड आ जाएगी, जब इसको आप ओवन में लेके जाएंगे ये ख़राबी में चला जाएगा। सही। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। जो रही ये इस तरह की ऐसी प्रोडक्ट्स जो डेली बेसिस पे है और जिन्होंने एक्सपायरीज के साथ है और जल्दी ख़त्म हो जाना है जी, उसमें ह्यूमन बहुत इन्वॉल्व है सर जी। इंसान का दिमाग और उसका हाथ बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो मशीन से निकल जाता है। अब एक पैटिस है, मैं मिसाल कहता हूँ, या एक केक है जी, उसमें होता क्या है कि जब आपने 1 लाख केक बनाना है और जब आपने 10 लाख केक बनाना है तो उसके पीछे से इंग्रेडिएंट वैसे ही चाहिए। सही। ठीक है। अब वो प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या आती हैं कि आपके पास, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपके पास बाज़-औक़ात इंग्रेडिएंट्स कम हो जाते हैं, आप वो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ वो 10 लाख प्रोडक्ट को पूरा कर देते हैं। सही। आपको रिस्पॉन्स में वो क्लेम और वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन आपका मार्जिन इंक्रीज हो जाता है उस बैच का। ऐसे ही है। ये अब आपकी ज़ाती ईमानदारी और आपका ज़ाती करैक्टर फेल है उसमें, कि आप ये समझते हैं कि मुझे वो जो मेरा मार्जिन इंक्रीज हुआ उस बैच का वो मुझे अगले बैच पे भी लेना है, या अगले बैच पे मैं नॉर्मल रूटीन में चला जाऊँ। सही। तो होता क्या है, मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल करने लगा था इसलिए रुक गया। करें जी, करें। होता क्या है कि हम उस पैसे को और उस वक्ती नफ़े को तरजीह दे देते हैं कि जी नहीं आया ना क्लेम। हाँ जी। जहां हमने 1 लाख केक के लिए 1 लाख केक के लिए 10,000 kg प्रोडक्ट यूज़ करना था, हमने 7,000 कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं, 3,000 kg के पैसे बच गए। वो कहते कोई इतना बड़ा क्लेम नहीं आया, 2-3 ही नाराज़ हुए ना, लेकिन बिक तो सारे ही गए। हाँ। वो कहता अगले में भी यही तो लत लग जाती है बस, फिर वो पैसे की लत लग जाती है। ये ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना, डे बाय डे और एंड ऑफ द मंथ की प्रोडक्शंस पे जाके, तो फिर वो एक बड़ी रकम बनती है। वहाँ से फिर यहीं तो आता है कि ईमान क्या, वो इसीलिए तो कहा गया ना कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों के बराबर दर्जा ले जाएगा। ऐसे ही है। तो ये ईमानदारी है। लेकिन शेख साहब मैं देखें, जो मुझे परेशानी, बात समझ, जी बिल्कुल ऐसी है, जो परेशानी होती है ना जिस चीज़ की, जब आपका बिजनेस छोटा होता है ना, आप स्ट्रगल करते हैं। अब बाहर आप देखेंगे, अब टिम हॉर्टन की आपने बात की या स्टारबक्स की, आज उनके लिए एक ब्रांच खोलना इज जस्ट लाइक ओपनिंग अ ब्रांच, नथिंग मोर देन दैट। हमारे यहाँ क्या नहीं है ना, वो तो पैसा ले जाते हैं, पैसा ले जाते हैं ना। वहाँ पे आपको चाहे वो फ्रेंचाइज बेस्ड है या ओनरशिप बेस्ड है, आपको क्वालिटी में 1% भी आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा, और वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है उनका बिजनेस। यहाँ पे इवन आप जितने हमारे ये ब्रांडेड वो हैं, उनकी भी आप देख लीजिए, मैकडोनल्ड्स की ब्रांच टू ब्रांच वेरी है, KFC ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है आपका, पिज़्ज़ा हट आपका किस वजह से बंद हो गया। तो हमारे यहाँ पे जब चीज़ें आती हैं, बड़े लेवल पर पहुँचती हैं, गड़बड़ शुरू हो जाती है। आपने खुद ही इस बात का ना अपनी सवाल में जवाब भी दे दिया। जब आपकी नीयत में फ़र्क आता है ना, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपने कहा पिज़्ज़ा हट बंद हो गया जी, नहीं ना मैनेज कर सके, हाँ। नहीं अच्छी नीयत रखी बंद होने। आप ये देखिए कि KFC की रीबर्थ हुई है। जी जी बिल्कुल। KFC पिछले 2 साल में दोबारा आया, पूरा रीब्रांड भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है। उन्होंने ये फील किया है कि हमने जो आखिर कब तक धोखा दें। हाँ। सर ये धोखे की ज़िंदगी लंबी है नहीं। अगर आपको अपने आप को ब्रांड रखना है, अपने आप को चलाना है, ये पीछे वालों का तो कुछ भी नहीं जा रहा था।
उनके ऐसे लिए ही? तो यू आर एक बहुत बड़े, आप इस पूरी वॉल पे देख ले तो ये कील लगा हुआ छोटा सा आपका, आपकी मार्केट उनके लिए इस कील से ऐसे बड़ी ही कोई है, नहीं है, बिल्कुल। इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके लिए ये मार्केट एज अ KFC ऑनर या किसी भी ब्रांड के ऑनर के सी से आपके लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। अब जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं एशिया पैसिफिक में, पूरे रीजन में हम लोग किसी काउंट में नहीं आते हैं, सही। हमारे लिए कोई क्वांटिटी एलोकेशन ही नहीं दी जाती, ठीक है, जो हम अपने जी, रॉ जी। मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए वो ना होने वाली क्वांटिटी भी मायने रखती है। मायने रखती है, क्योंकि वो आएगी नहीं तो बिल्कुल बंद हो जाएगा आपका सारा कुछ ही। चाइना, पाकिस्तान, हमारी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, वो हमको 12-15 हज़ार टन साल में इस्तेमाल करते हैं। सही। एक केमिकल है, 15 हज़ार टन पूरी इंडस्ट्री यूज़ करती है। मैं चाइना गया हुआ था, वहाँ मुझे एक फैक्ट्री से बात हुई, उस अकेली फैक्ट्री की 8,000 टन की प्रोडक्शन है। और हम एज ए कंट्री हमें कंट्री उससे डबल है। डबल है बस। यानी कि चाइना की 2 फैक्ट्रियाँ हों, 3 लगा लें जी। चलें, तो पाकिस्तान सारे की फैक्ट्रियाँ। हाँ, तो उन्होंने फिर कहाँ घास डालनी है। आप समझ गए ना मेरी बात। मैं इसी तरह चाइना में एक साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा आप इतनी प्रोडक्शन करते हो ये वो सारा, तो उसे कहा जी कि मेरा तो कस्टमर ही बहुत ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा हाँ यू हैव 1 अरब की आबादी, 1.25 अरब की, तो कहते नहीं यार मेरी तो 7 अरब की आबादी है। उसकी वो चाइना के लिए सोचते ही नहीं है, तो तरक्की भी इसीलिए करेगा। तो आप सर कैसे मेंटेन करते हैं क्वालिटी को, इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपके बिजनेस में भी नहीं, काफ़ी हमारे ज़्यादा है। फॉर्म टोटल केमिकल प्रोसीजर्स हैं। हमारी दूसरी भी फैक्ट्रीज जो हैं वो सारी की सारी इत्तेफाक से, फर्नीचर के अलावा सारे के सारी ही चीज़ें केमिकल्स बेस्ड है। और हमें गर्मी सर्दी में एक ही केमिकल, एक ही रेसिपी है, पर डेंसिटी सेल होता है, उसकी क्वालिटी को मेनटेन रखने के लिए हमें टेम्परेचर तक इवन कि आपका टेम्परेचर अगर -5 भी है तो हमें 20 टेम्परेचर ही चाहिए। अच्छा। अगर आपका 40 टेम्परेचर है तो हमें 20 ही चाहिए, सही। +-1-2 हो जाता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ बन रहा होता है वहाँ हीटर्स लगे हुए हैं, AC लगे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें। अगर हमारा आप तो रेसिपी की बात करें ना, हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट तो बहुत सेंसिटिव है। हम इसमें किसी भी तरह का, आप मेरा भी लेंगे, किसी भी ब्रांड का लेंगे, उस वजह से अगर वो 32 डेंसिटी है तो सबका 32 डेंसिटी ही होगा, और उसकी लाइफ भी एक जैसी है। वो पाकिस्तान में भी, वो अमेरिका में भी, वो दुनिया में भी एक जैसी ही रहेगी। सही। लेकिन अब उसमें चीज़ें आ गई है कि 32 डेंसिटी के बाद आगे फिर 40, 45 और फिर मेमोरी फॉर्म और HR फॉर्म, FR फॉर्म, वो एक डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट। सही। देखिए हम लोगों की भी एक कैपेसिटी होती है, आप लोग माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप चला रहे हैं, तो क्या 40% तक हम एज ए बिजनेस ओनर रेज दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को? ऑफ कोर्स बीइंग अ बिजनेस नहीं दे सकते, तो इसको फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में हर ऐसे इंसान के लिए है जिसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं इस मुल्क और इस माशरे और यहाँ के लिए कुछ ना कुछ ख्याल होता होगा। सही। जिनके लिए नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये सारा कुछ हुआ, अभी इम्पोर्ट्स बंद हो गई, सब कुछ हो गया, तो मेरे एक बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बड़े, मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के बहुत बड़े बिग गन बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, कई इंडस्ट्रीज़ हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने आगे से एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं कोई बंदा नहीं निकाल रहा। अच्छा। मैंने कहा रियली? कहते हाँ। मैंने कहा क्यों? ही इज़ 65, 67। कहते यार मेरे, उनके फादर भी बहुत बड़े बिजनेस, ओल्ड आप ये कह लें, या मैं वो कहने लगा था कि जिनके पास इजी पैसा आया होता है और जिनके पास पैसा मेहनत से आया होता है और जो ख़ानदानी, उनके फादर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तो उन लोगों में से थे जो उस वक्त भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अच्छा। यानी कि वो पिछले 75 साल से इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, तो इनकी भी खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो कई फैक्ट्रियाँ हैं ऑनर। कहते यार यहाँ से ही सब कुछ लिया हुआ है, तो अभी इतना है कि हम कुछ माह कुछ अरसा इन लोगों को लेके चल सकते हैं। क्या बात है। ईद आई तो मैंने उनको फिर, अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनसे आप सीख रहे होते हैं, आपको मोटिवेशन भी मिल रही होती है, आपके उनके अल्फाज ही बहुत होते हैं बाज़ुकात आपको, तो मैंने उन्हें कॉल की, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मैं तो बोनस भी दूंगा। ज़बरदस्त। तो कहते व्हाट अबाउट यू? मैंने कहा आप देंगे तो मैं भी दूंगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह एक और साहब थे,
उन लोगों की हिस्ट्री थोड़ी पुरानी नहीं है, लेकिन दे आर बिग गन्स। तो जब दिसंबर में ये हुआ, सारा कुछ एकदम से डिस्क्लोज हुआ, हमें नवंबर में पता लगना शुरू हो गया था कि ये हो रहा है, दिसंबर में आम हो गया था। तो जब दिसंबर में ये सारा आम हुआ तो उन्होंने जनवरी में 900 बंदा निकाला। मतलब 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाए सही तरह। हैं? 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाए। नहीं, वजह उन्होंने कहा कि मैं इनको तनख्वाहें क्यों दूँ, जब मेरी काम तो नहीं है। काम कम हो जाने तो मैं क्यों तनख्वाहें दूँ। उन्होंने अपनी फैक्ट्री का क्लोजर, अपना 900 बंदे को निकाला जो उसको अपने आप को लॉस और उस पर ख़र्च करने के लिए बाकायदा एक एजेंसी हायर की जिसने उनको मीडियम्स पे हाईलाइट किया कि ये फैक्ट्री बंद हो गई है ड्यू टू दिस सेटअप। और उस वक़्त भी उनके पास मई अप्रैल तक के रॉ मटेरियल्स पड़े हुए थे। तो मैंने उनसे सवाल पूछा फिर दोबारा, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने कहा तुम्हारे पास सारा कुछ मौजूद था, तुम्हारा सारा सेटअप था, तुमने 900 बंदा निकाल दिया, जबकि अब मार्केट में थोड़ा रेट भी बढ़ जाएगा, लोगों को भी पता है, तुम खर्चे भी निकाल सकते हो, तुम्हारे पास पुराने रेटों के रॉ मटेरियल्स थे, यू अर्न प्रॉफिट्स। वो कहते हैं प्रॉफिट में अगर 900 बंदों की तनख्वाह निकाल दो तो मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सोच का फ़र्क आ गया। एक ही माशरे में 2 लोग हैं, लेकिन हुआ क्या, आज वो जिसने 900 बंदे निकाले थे उसका सर्वाइवल फंस गया। अब वो बंदे ढूंढ रहा है, उसके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा हुआ था, सारा कुछ था, उसे 2.5 महीने फैक्ट्री भी 3 महीने बंद रखी है। और एक शख्स वो था जिसने, वो के ट्रेडें फ़र्क हैं, दोनों की ज़िंदगियां फ़र्क हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मैं जानता हूँ दोनों को, सही। वो तो एक दूसरे को भी नहीं जानते। हाँ। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो आज पहले से 1.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, सर्वाइवल पे है, बेहतरीन अच्छे किए का रिजल्ट भी ले रहा है। उनको आज फंसे पड़े, मेरी 4 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, हफ्ता हो गया होगा, तो मुझे कह रहे थे कि यार मेरे जितने नौकर छोड़ के थे अब मुझे बंदे रखने पड़ रहे हैं, मुझे बड़े नालायक लोग मिल रहे हैं मार्केट में, अच्छा बंदा ही नहीं है काबिल। तो मैंने कहा जो अच्छा था वो अब कहीं ना कहीं बुक हो गया, लगवा दिया आपने खुद ही। हाँ। और आपने, मैंने कहा एक बहुत बड़ा गलत स्टेप ये लिया कि आपने जो सीनियर्स थे उनको जल्दी निकाल दिया। हाँ, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा सैलरी थी। मतलब 4 लाख वाला बंदा आपने जल्दी निकाला, 40,000 वाला आपने होल्ड किया था। अब आपको 4 लाख वाला 6 लाख में भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल, क्योंकि वो अब आप पे दूसरे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे जो कहीं और बैठे में। ऐसे ही है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में अपनी हाफ सैलरी भी ज्वाइनिंग रखी हुई है। उन लोगों ने कहा कि जी इन्होंने हमें अच्छे वक्तों में खिलाया तो अब बुरे वक्त है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके सामने होती है ना सारी चीज़ें। उन्होंने कहा ठीक है, अब जो लोग सर्वाइवर उनके हैं तो वो अच्छे वक्त में अगर वो 6 लाख पे वापस जाएगा या 8 लाख पे जाएगा तो वो दोनों के लिए प्लस विन विन पोजीशन हो जाएगी। जी ऐसे ही है, ऐसे ही। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा शेख साहब कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? आपने लोगों की मिसालें भी दी यहाँ पे, तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? क्या बिल्कुल एक बॉसगिरी वाला होता है या एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में चलते हैं, किस तरह से है? बच्चों को आगे आपका जो नीचे स्टाफ है उनको कितनी अथॉरिटी दी हुई, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि पावर डेलीगेशन की, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको वो करना ही पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरे ख्याल में बॉस तो होना ही नहीं चाहिए। बॉस लफ्ज़ जो है ना वो ठीक नहीं। 2 लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। एक आप मैनेजर होने चाहिए, एक आप लीडर होने चाहिए। ठीक है। मैनेजर वो होता है जो चीज़ों को मैनेज कर ले, उसके लिए उसको खुद भी करना पड़े तो करे, उसको करवाना पड़े तो करे, उसको अगर सफाई करनी पड़ती है तो कर ले, अगर उसको सफाई करवानी पड़ती है तो करवा ले। सही। और लीडर होना ज़रूरी है। एक स्केल तक आपको मैनेजर है, एक स्केल से ऊपर आपको लीडर है। अच्छा, लीडर में और मैनेजर में आगे ना थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बाज़ औक़ात लीडर को चीज़ों को एक्ट करके भी दिखाना पड़ता है, लेकिन उसने एक्ट लोगों के साथ नहीं करना होता, अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से करना होता है। जी। मतलब उसको सफाई करनी नहीं है किसी के लिए, लेकिन उसको अपने लिए ज़रूर साफ़ करके बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह उसके दूसरों को एहसास हो जाएगा कि यार ये काम मैंने भी करना है अगर इसने कर लिया तो।
मैनेजर जब आप होते हैं तो आप उसको करके बता रहे होते हैं कि यार इसको आगे भी करके दे दो। सही। लीडर ने लोगों को मोटिवेट करना होता है, उसको लोगों को साथ कैरी करना होता है। उसके पास गलतियां भी बहुत हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है कि मैं एकदम डांट भी रहा होता हूँ और मैं हार्ड हूँ। सही। क्योंकि मैं ज़ीरो से ऊपर आया हूँ, मैंने अपनी पल्लेदारी खुद भी की है, मैंने खुद अपना सामान भी उठाता रहा। जब मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की थी तो हम 17 लोग थे। सही। आज हम कई 100 लोग हैं। तो वो फिर मेरे में ये है कि मुझे चीज़ों की, अगर कोई मेरे से बात करता है तो वो ये समझे कि मुझे इसकी रूट्स नहीं पता, तो वो उसकी बेवकूफ़ी होती है। तो फिर जब वहाँ मैं जाता हूँ तो फिर मैं हार्ड हो जाता हूँ, मैं उसको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। और जहाँ कोई अच्छा करता है तो मैं उसको सपोर्टिव भी हूँ। कई ऐसे हैं जिनको गलती के बावजूद सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि और करते हैं भी हैं। कई ऐसे हैं जिनकी छोटी गलती पे बड़ा लेसन देना पड़ता है, क्योंकि उनकी छोटी गलती अगर उनको पॉइंट आउट ना की जाए तो वो बड़े लॉस का बायस बन जाती है पास। तो इसलिए ये सारी जो सोच है, ये सारा ये बैलेंस ऑफ लाइफ और बैलेंस ऑफ आपकी पावर जो है ना, ये लीडरशिप से आती है। ये मैनेजर से या बॉस से नहीं आएगी आपको। सही। कि जो आप जितनी भी आपकी मैनेजमेंट है ना, ये पावर वाली, जितने पावरफुल हो ना उतने बड़े लीडर होना चाहिए आपको। ठीक है। आपकी सोच, आपकी लेवल, आपको पढ़ने का, लोगों को, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसको लोगों को कैरी करना आता हो। जिस बंदे से लोग नाराज होने शुरू हो जाए ना, वो लीडर को नहीं, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो बच्चों में चीज़ ट्रांसफ़र की आगे? बिल्कुल कर रहा हूँ, बड़ी एफर्ट करता हूँ इस चीज़ पे। मेरे मैनेजर्स में ये चीज़ें हैं। मैं अगर मेरा मैनेजर किसी बंदे को नाजायज़ डांट रहा और मैं देख लूँ तो मैं खुद उस पर करता हूँ। लेकिन डांटना भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो तो ज़ाहिर है, अगर कोई गलती हुई है तो उस पे करना है। मैं वो बंदा, मुझे कई दफ़ा लोग कहते हैं यार तू बहुत सख्त है। कई लोग कहते हैं यार तू सख्ती भी कर दिया कर। मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो के साथ ज़िंदा रहना पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है, हम कहाँ क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम हर एक चीज़ को, हर एक जगह पे, हर फार्मूले को, एक ही फार्मूले को हर जगह पे नहीं लगा सकते। तो आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा माशाल्लाह आपने एम्पायर बनाया है, इसमें मेजर जो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एक अच्छा लीडरशिप स्किल होना ज़रूरी था इसमें, उसने आपकी हेल्प की है? हाँ, मेरा ख्याल है। मैं आज भी दोस्त हूँ। मेरी पावर्स, मेरी चीज़ें मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं बड़ी दफ़ा ये सोचता हूँ और मैं ख़ुद का एनालिसिस, मेरी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ बहुत उर्फ़े आम से मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं, मैं कहीं कुछ भी करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ पोस्टमार्टम कर लिए। अच्छा। मैं अगर काम बहुत अच्छा हो जाए तो मैं उसका ज़्यादा बरीक बीनी से पोस्टमार्टम करता हूँ कि अगर कोई अच्छाई हुई है तो ये, अगर हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं किसी चीज़ के, तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, उनको कैरी करना चाहिए। अब मेरी कोई गलतियां अगर हो जाती हैं, अब मैं बाज़-औक़ात होता है मेरा, बल्कि मेरा एक दो जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो बाज़-औक़ात कहते हैं कि जी कोई, अभी पिछले दिनों जैसे सारा कुछ ही स्लम था तो 1 महीने में हमारा एक टारगेट था कि यार चलो ये सर्वाइवल के लिए मिनिमम इतनी सेल्स होनी चाहिए। तो वो 30 डेज़ का टारगेट था तो 20 डेज़ में पूरा हो गया। तो हमारा बड़ा एक सीनियर मैनेजर है, वो सेल्स को हेड करता है। तो वो हम बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, तो वो कहता है बॉस ने आज क्या देना है कि किसी दूसरी कंपनी ने लापरवाही की थी है, माल साढ़ा सस्ता होना, लोगों का महंगा होना, साढ़ा टारगेट जल्दी पूरा हो गया, ऐस करके साड़ी एफर्ट्स आज ज़ीरो हो जानी है। अच्छा। तो वो, अच्छा, अब ये बात मेरे से अलहदगी में उनकी हो रही थी। जब मैं गया कमरे में जाते साथ मैंने उनसे पूछा, हम मंडे के मंडे मीटिंग करते हैं अपना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या बना, वो कहता है सर ये हो गया पूरा ये वो। तो मैंने फ़ौरन ही अकाउंट्स वाले को बुला लिया, मैंने कहा इधर। तो कहता है जी, मैंने कहा ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, तुमने इनको सप्लाई क्यों बढ़ा दी, मैंने फैक्ट्री वालों को कहा इतने टन देना था डेली, ये क्या कर दिया। कहता है सर ऑर्डर्स आए, हमने दे दिया, ये हमें तो टारगेट मिला, तो हम तो खुश थे कि जल्दी पूरा हो रहा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मार्केट में दूसरों का कंपैरेटिव एनालिसिस बना के लाओ। अच्छा, वो पेपर सारे जो टारगेट था वो उठा के मैंने फेंक दिया, सिर्फ इतनी लाइन सुन के कि पूरा हो गया। मैंने कहा तुम मार्केट से एनालिसिस लेके आओ, इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वो कहता है
कहते सर जी यही बात अभी पहले हो रही थी जब आप कमरे में नहीं थे, कि जब हमने आपको बताना है कि ये टारगेट पूरा हो गया तो नए एनालिसिस शुरू हो जाने हैं सारे कि दूसरे ने क्या किया और हमने क्या किया। सही। तो मैंने कहा यार ये अपनी जीत को भी सेलिब्रेट करने से पहले ये देख लो कि कहीं किसी दूसरे की गलती की वजह से तो नहीं आप जीत रहे। हाँ बिल्कुल। अगर दूसरे की गलती की वजह से जीत रहे हो तो फिर अपनी बहादुरी मत समझो, हाँ, उसकी गलती का एनालिसिस कर लो कि खुद बिल्कुल कल को यही गलती ना कर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसको एंड करें पॉडकास्ट को, मैं एक और आपकी जो शख्सियत का रूप है जो कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाली साइड पे आ जाता है, आप एक डायलिसिस सेंटर भी रन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। क्या आप सिर्फ उसमें एक समझ लें कि पैसे की हद तक हैं या वाकई उसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं, किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं? अच्छा, ये ना मेरा ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत रोल है और अल्लाह की मेहरबानी है। मैं जैसे बड़े अर्ली मैंने आपको बताया मैं काम में आ गया, तो ऐसे ही हमारे एक दोस्त, मेरे बड़े अच्छे भाई, अल्लाह बड़ी जल्दी उनको अपने पास बुला लिया, हाफ़िज़ अज़ीम साहब। तो हाफ़िज़ अज़ीम साहब के साथ मेरे कज़न भी थे दूर के, लेकिन वो दोस्ती मेरे से बड़े भी थे उम्र में, थोड़े से ज़्यादा बड़े नहीं थे, 5-1 साल बड़े थे, 4-5। तो वो उन्होंने ना मुझे लायंस क्लब इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा। ये एक रफ़ाई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी, अमेरिका की, 15 लाख मेंबर है, शिकागो में इसका हेड ऑफिस है। हम मैट्रिक में पढ़ता था, मैं बल्कि मैट्रिक किया ही था, तो वो बातों बातों में बात हुई, तो उसने कहा क्लब की मीटिंग आज चलेंगे। तो हम उस ज़माने में क्लब भी होता था हमारा, वो अंग्रेज़ों वाला क्लब था। तो मैंने कहा यार मुझे भी क्लब में ले जाओ। तो मैं उनके साथ गया, तो जब वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा तो ये तो वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं, और मैं सबसे छोटा था उनसे, मेरे से, यानी कि वहाँ पे जो लोग थे, ख्वाजा अकरम साहब मरहूम, ख्वाजा मुख्तार सिक्का साहब मरहूम, उजा अताउर रहमान साहब मरहूम, अब सारे वो मरहूम हो गए, वो यानी कि ही इज़ लाइक टू माई फादर्स एज। सही सही। तो वो लोग थे, मैं उनके साथ जाके बैठा, तो मेरी लर्निंग का, ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा वहाँ से शुरू हुआ उन लोगों से। अब आप ये अंदाज़ा करें कि आपकी उम्र 16-17 साल हो और जो आपके साथ बैठा हो उसका बेटा आपसे 2 साल बड़ा हो और वो आपका दोस्त हो। सही। यानी कि आप उसकी बेटे की दोस्त होने की बजाय उनके दोस्त हैं और जिनके पीछे ज़िंदगी एक गुजर के आई हुई है, तो क्या आपको लर्निंग और क्या प्रोसेस मिलेगा। तो उन लोगों ने के साथ मैंने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया उस एज में। उन लोगों के साथ जब मैं चला तो हमने आइस पे बड़ा काम शुरू किया। सही। मैंने कोशिश की कि ये मेरे बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो। मैंने दुनिया में बहुत सारे, हम पहले कैटरेक्ट सर्जरीज है, फिर हमने एक तो ये कॉर्निया का तब्दीली का भी ऑपरेशन करवाए। बल्कि कल ही हमारे एक दोस्त आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि जी कुछ सोर्स है लायंस क्लब का एक सोर्स है हडसन डे सिल्वा आई हॉस्पिटल लाहौर में भी है और श्रीलंका में भी है। सही। तो वो कल ही बता रहे थे कि जिन्होंने पिछले महीने में 13 लोगों की कॉर्निया चेंज हुआ, यानी कि जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता था, जो अंधे थे वो अब देख रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन द लाइफ फॉर एनीवन। तो मैंने उनसे कहा कि यार अब हमें भी, मैंने भी पहले भी करवाए, तो मैंने कहा नाउ वी टर्न इनटू अ कॉन्टीन्यूसली बेसिस, मुस्तकिल तौर पे हम हर महीने एक आधी आँख आपको डोनेट कर देते हैं। तो उन्होंने कहा को 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो डायलिसिस सेंटर इस तरह से आया कि हम आँखों पे काम कर रहे थे। सही। हम करते आ रहे थे। 2015 में मेरे वालिद साहब का किडनी फेलियर हो गया, 2015 में। तो हम लोगों ने, अल्लाह ने वसाइल दिए हुए थे, तो हमने अपनी मशीन और सारा कुछ लिया। तो जब अब नया था तो पता ही नहीं था डायलिसिस होता है क्या। तो वो पता लगा कि ये अपने घर में तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए टेक्नीशियन चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, तबीयत बिगड़ सकती है। तो हम उधर चले गए। वो मशीन जो थी वो हमने डोनेट कर दी। अच्छा, वो जैसे जैसे वालिद साहब की वक्त गुजरता चला गया तो वो डायलिसिस में हम इन्वॉल्व होते चले गए। वो पहले वीकली 1 था, फिर वीकली 2 हो गए, फिर वीकली 3। तो वो तकलीफ़ और वो एहसास फिर मेरी, अच्छा अब ये था कि जब तक वालिद साहब हयात रहे डायलिसिस के साथ, मेरी वालदा, अल्लाह ताला मेरी वालदा को ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, शी इज़ नच। मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में आपने वली देखने हों और आपने समझना हो कि जी कोई इंसान किसी के लिए कैसे ज़िंदा रह सकता है, तो ये दोनों शख्सियत, मेरे वालिद और मेरी वालदा, इसकी बड़ी भरपूर मिसाल आपको मिल सकते हैं। तो वो वालदा मेरी 5 साल 2020 जून तक, जून में ही इत्तेफाक से उनके डायलिसिस स्टार्ट हुए थे, मई जून में, और इसी तरह से 2020 जून तक, 29 जून तक वो उनके साथ रहीं। सही। हम
उनके हर डायलिसिस पे आप ये अंदाज़ा कर लें कि हफ्ते में 3 दिन जाना, 4 घंटे का डायलिसिस होना, वहाँ बैठना। और मेरे छोटे भाई शेख इस्माइल साहब, ये दोनों बंदे, मैं ज़रा ऑफ एंड ऑन था, लेकिन ये दोनों मुस्तकिल। तो हमने वहाँ देखा कि लोगों की तकलीफ़ डायलिसिस के मामले में क्या है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर एक दफ़ा हो गई है तो ये मरने तक जानी है, लाइफ टाइम में। लोगों के पास वसाइल नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे हमें आके मिलने शुरू हो गए कि जो खुद रिक्शा चलाता है उसकी माँ का डायलिसिस हो रहा है, कोई बेचारी बच्चे नहीं हैं, तो वो हमने ये देखा कि 5-1,000 रुपये 6,000 रुपये लगता था, ख़र्चा 3,500-4,000 आ रहा था। सही। फिर हमने इसमें पुट इन हुआ, 1 मशीन 2, फिर होते होते फिर इसमें एक दोस्त हमें मिल गए, ज़ुबैर साहब। सही। उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया। अब शुरू में तो हम लगा रहे थे तो 2-4 पे थे, अब ज़ुबैर साहब माशाल्लाह 25 मशीनों पे पहुंच गए। माशाल्लाह। उन्होंने 25 मशीनों में, हमारी हैं कुछ एक दोस्त की और हैं, एक और दोस्त की हैं, मैं 4-5 दोस्त, और वो एक सेटअप चला रहे हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। जी जी। इसमें डॉक्टर्स आपको फुल टाइम चाहिए, टेक्नीशियन फुल टाइम चाहिए। आप लापरवाही नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं कर सकते। जिस बंदे का जिस वक्त पे होना है ऐसे ही है। उसको उसी टाइम पे चाहिए। मशीन की मैनेजमेंट, हर चीज़, ये हेपेटाइटिस वाले की मशीन, ये सब कॉम्प्लिकेटेड बहुत टेक्निकल भी है। टेक्निकल। तो वो ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनको भी अजर दे, वो इस पे फुल टाइम करते हैं। हमारे उस ग्रुप में ये है कि जिसने जो मशीन लगाई हुई है वो उसके वेयर टियर, उसके मरीज, उसको सब वही एक्सपेंस वही बेयर करेगा। वो कहने ना हट्टी नहीं फिरना। सही। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी इन्वॉल्वमेंट दोनों तरीक़ों से है। हम जाते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन मैनेजमेंट ज़ुबैर भाई कर रहे हैं। सही सही। और बाकी जो हम 4-5 जो लोग हैं, और मज़े की बात, हम चारों पांचों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अच्छा। अब हम जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ, हम चारों पांचों ही ज़ुबैर भाई के लिंक में थे। अच्छा। तो ज़ुबैर भाई ने पहले एक साहब कहीं और चला रहे थे, एक कहीं और चला रहे थे, अब वो इकट्ठा करके एक जगह पे ले आए। उन्होंने ज़ुबैर साहब को जाता है। वो पहले किराए की जगहों पे थे, एक ही दोस्त ने अब जगह भी अपनी डोनेट कर दी। वेरी नाइस। वहाँ पे बिल्डिंग बन गई पैसे डाल के, अब वो सारा इकट्ठा हो गया एक जगह पे। माशाल्लाह। तो ये इस तरह से चल रहा है, आंखों का साथ चल रहा है। अच्छा, लास्ट पे शेख साहब, हमारे बच्चे यंग जो सुन रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टोरी माशाल्लाह बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी। सुन के ये लग रहा है कि वाकई एक मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का हमारा बच्चा जो मेहनत से थोड़ा कतराता है, लास्ट में उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जी, मेहनत तो मेरा ख्याल है कि अब पहले की निस्बत थोड़ी कम भी हो गई है जी। उतनी मेहनत, नोयत बदल गई, मेहनत तो वैसी ही है। हाँ, ये कह लें, अच्छे अल्फाज जो आपने इस्तेमाल कर लिए, थोड़ी उसकी नौयत बदल गई है। हमें चीज़ें हासिल करने के लिए ना कहीं जाना पड़ता था, अब आपको शायद जाना नहीं पड़ता। आप बैठे बैठे आपने खुद ही का सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, मैं जो समझता हूँ। इरादतन जी, कभी किसी के साथ धोखा देने का मत प्लान बनाना। सही। कि जी मैं ये कर लूँगा, इससे ये कर लूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी और ये कर लेंगे। मसलन काम करें, अपना नेक नीति से करें, थोड़ा ज़्यादा नफ़े की परवाह ना करें काम। इरादतन धोखा नहीं बनाना। सही। दूसरा ये कि ये मत सोचो कि इसके पास क्या है। बहुत प्यारी बात। क्योंकि जो आपके पास है ना, वो कई औरों के पास नहीं है। बेशक। मैंने पहले भी एक बात की कि इंसान की फितरत है, वो हमेशा अपने से ऊपर की तरफ देखता है। आपकी मेरी ऑफ एयर बात हो रही थी और मैंने आपको मिसाल भी दी थी किसी। तो मेरी भी नेचर यही रहेगी कि जो मैं नीचे छोड़ आया हूँ, मैं कभी उसकी तरफ जाने का भी नहीं तसव्वुर करूँगा, मैं हमेशा ऊपर की तरफ जाऊँ। बिल्कुल। मुझे जब ये एहसास होगा कि जो मैं छोड़ के आया हूँ, या मैं अपने सराउंड्स पे देखूँ, जब मेरे साथ स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में रहते थे, मैं उनकी निस्बत कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो ये जब सेटिस्फेक्शन आ जाएगी तो अगला सफ़र आसान हो जाता है, आप मुतमिन हो जाते हैं ना। एक आखिरी आपका एक मैं छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ आपको। हमारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के साथ बैठे हुए थे।
उन्होंने इस मुल्क पे हुक्मरानी की। ये उन्होंने मुझे खुद सुनाया, अंकल ने, सही। फौत हो गए अंकल, बुज़ुर्ग थे, फौत हो गए। उन्होंने कहा, हम बैठे हुए थे तो उनका बेटा आया कमरे में और उसने कहा कि आप छोड़ें पाकिस्तान को, बाहर चलते हैं, आप चलें हमारे साथ, आपको पता लगे दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, पैसा क्या और कितनी आसानी से और कैसे आता है। उन्होंने आगे से कहा कि मेरे को जितना है ना वही ख़त्म नहीं, खर्च नहीं होना, और आता है रोज़, जितना खर्च करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मुझे साल के आखिर में फिर प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने क्या करना है वहाँ जाके? तो कहते, मैंने उन्हें कहा कि बेटा तू भी छोड़, इधर ही आ जा। नहीं बहुत है। कहते आप यहाँ बैठे ना, आपको बहुत लगता है। जब हम यहाँ से बाहर निकल के गए, मैं मुल्कों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बात डिस्क्लोज हो जाएगी। उन्होंने कहा जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि ये लोग तो हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तो हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो बादशाह लोग थे। तो हमने कहा क्या करना है, ये तो बादशाह हैं। लेकिन हम फिर भी दौड़े। तब वहाँ से निकल के हम फिर गोरों के देश में चले गए। गोरों के देश में गए तो वहाँ हमें बिजनेसमैन मिले, हमें कोई इंडिया से मिला, कोई हमें यूरोप का मिला, कोई हमें यूके का मिला। तो हमने कहा यार वो तो बादशाह सी, उन्हें को बहुत सी, ये तो कारोबारी इनके पास बहुत है, तो हम इनसे आगे क्यों नहीं निकल सकते, हम तो भी हुक्मरान रहे हैं अपने अपने में। तो कहता है जब उसने ये बात सुनी तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारे कभी सोच ख़त्म नहीं हो सकती, तुम्हें पैसे की नहीं ज़रूरत, तुम्हें उनके ऊपर हुकूमत करने की सोच है। तुम पैसे की ज़रूरत पे नहीं हो, सही, तुम हुकूमत करने की सोच पे हो। बिल्कुल। तुम्हारा मेरा ये फ़र्क है कि तुम कमा रहे हो ना, मैं कमा रहा हूँ ज़रूरत के तहत, और फिर उसको अब सेटअप बन गया तो ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है तो मैं उस पर भी मुतमईन। तुम्हारे पास जितना मर्जी आ रहा है तुम मुतमईन नहीं हो। अपने आप को मुतमईन करना सीख ले। बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में कौमी हटा के फुल स्टॉप लगाना सीख ले। क्या बात है, सेंटेंस मुकम्मल करते हैं। आ गया ना सर, कितना लेना है, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आपके पास अगर आजकल इस माशरे की हिसाब से लैंड क्रूज़र गाड़ी है, एक मिसाल है जी, आप रेंज रोवर रख लेंगे, मर्सिडीज़ का लेटेस्ट मॉडल रख लेंगे, 15-16 करोड़ की गाड़ी मर्सिडीज़ हो गई है यहाँ इस माशरे में जी, वो रख लेंगे, इसके ऊपर चंद पे ही जाएंगे ना। हाँ, सेटिस्फेक्शन उसकी भी 2-4 दिन की है, 2-4 घंटे की है। ये भी सही है। आजमा के देख लीजिएगा, आपको इंतहाई तलब होगी होंडा स्विग गाड़ी की, आजकल 1 करोड़ 6-10-12 लाख की ऐसे ही है। जिस दिन आपके नीचे होगी, तीसरे दिन आप दूसरे की होंडा स्विग को नहीं देखेंगे। ऐसे आपको वो जो खूबसूरत ड्रीम कार होगी वो नील हो जाएगी, आप मर्सिडीज़ के पीछे दौड़े। साहब को सच्चा वाकया सुना के इस पॉडकास्ट को एंड करता हूँ। मैं दुबई में था तो मेरी ड्रीम कार थी इन्फिनिटी, वो क्रॉसओवर है, स्पोर्ट्स में आती है। तो मुझे बड़ी पसंद थी, मेरे एक दोस्त के पास थी। तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ, मेरे वसाइल भी इतने नहीं थे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस दोस्त ने कहा यार मैं ना गाड़ी चेंज कर रहा हूँ तो ये गाड़ी ले जा मेरे से आके। मैंने उसको एक दफ़ा कहा हुआ था कि जब भी बेचनी मुझे देनी है। मैंने कहा यार मैं तो अभी उससे मैं कोई तकरीबन 10 दिन पहले मैंने गाड़ी चेंज की थी और वो मेरे पास थी यही जो भी आप बात कर रहे हैं V8 की। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं लूँगा अभी। कहते यार अच्छा ना लो, इसको ले जाओ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं, तुम्हारे पास जगह है तो इसको कर लेते हैं, जो भी है देख, नहीं बेच दो, कर लेते हैं। खैर वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने दोनों की ऐड लगा दी, मेरे वाली जल्दी निकल गई। मैं कहा चलो जी, अल्लाह ने जो चाहिए थी दे दी। तो मेरा घर था समुंदर वाली साइड पे, मैं बीवी बच्चों को बिठाया, ऑफिस से आया बीवी बच्चों को बिठाया तो पीछे ले गया समुंदर वाली साइड पे। अभी मैं उस पर बैठ के, ज़ाहिर स्पोर्ट्स थी, थोड़ा मैंने उसको क्रूज़ किया तो मैंने साथ ही ना मेरे दिल से निकला, मैं कहा या अल्लाह हम तो पोर्श काइन दे देना, मज़ा आ जाए। ये अभी मेरे दिमाग में बात चल रही है। तो साथ ही मैंने अपने आप से बोला, मैं कहा लानत है यार कि जो तुझे अल्लाह ने दी है, जिसकी तू ख्वाहिश रख रहा था, जो तेरी सबसे फेवरेट गाड़ी थी, अभी तो तुझे वो आप वाली बात के 2 घंटे तो दूर की बात, अभी तो पहली राइड ले रहा है तू, और पहली राइड पे तू अगली गाड़ी की ख्वाहिश कर रहा है। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये वाकई इंसान इंतहाई नाशुक्रा है कि जो तुम्हारी ड्रीम चीज़ थी वो तुम्हें मिली और साथ ही तुमने उसमें बैठ के एंजॉय बाद में करना है और पहले तुम अगले की ख्वाहिश कर रहे हो। तो ये वो आप वाली बात कि अपने जो सोच का पैमाना है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप लगाना है और हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर फुल स्टॉप लगाना है। आज भी फुल स्टॉप लगवाता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। आज सुबह की डेट में
मेरी को 15 मिनट की चैट हुई, मैं लाउंज में बैठा था, ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो तैयार होके आया ऑफिस जाने के लिए। मैंने दोनों से यही बात की, मैंने कहा यू आर ऑन अ सक्सेसफुल लाइफ। मुझे जो 26 साल बाद ज़िंदगी के 27 साल की मेहनत के बाद हासिल हुआ, आपके 3-3 साल के स्टेप्स हैं जी। तो अपनी ज़िंदगी में ठहराओ और इस्तकामत के साथ आगे चलो, दौड़ लगानी ना शुरू। अपनी ज़िंदगी, अपने वक़्त को खूबसूरत करने की कोशिश करो, उसको ज़ाया करने की कोशिश मत करो। बहुत प्यारी एडवाइस। हाँ, ये आज सुबह की बात। अच्छा, माशाल्लाह। ज़ाहिर है जब ऐसी एडवाइस मिलेगी तो फिर बच्चे तो आगे नर्चर अच्छे होंगे ना। शेख साहब बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत मज़ा आया। और हमारी पॉडकास्ट भी काफ़ी लंबी हो गई जो कि रूटीन से हट के हुई है, तो मेरा ख्याल है नहीं सर, कटता कुछ नहीं है यहाँ पे, हम जो है ना जो है वही लगाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, और जनरली बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, और जो शेख साहब ने एडवाइस दी है, ज़िंदगियों में ठहराव लेके आएँ, मुस्तकिल मिजाजी से चलें, कॉमर्स को निकालिए, फुल स्टॉप को लगा के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये जो हम ख़ास तौर पे नशुक्री का इस वक्त हमारे पूरे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस वक्त अरूज पे है वो नशुक्री है। देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है, जब हम अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे साथ वही होगा जो हो रहा है आज। ये कोई अलग नहीं हो रहा, ये हमारी अपने ही किए की वजह से हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है उस मोमेंट को, उस अल्लाह के दिए हुए को इंजॉय कीजिए, ना कि दूसरों को देख के खुश हों या उनसे जेलस हों। खुशी का इजहार करना चाहिए लेकिन जेलसी का नहीं। अल्लाह ताला के इस निज़ाम को एक्सेप्ट करना सीखना होगा हमें, तभी हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम पॉडकास्ट आप तक टाइमली पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।